यादव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल उमा न्यूज़ में। आपके द्वारा जो भी हमारे न्यूज़ को सुन रहे हैं, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बंधु, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष यादव जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के कंट्रोल के लिए जो 2 बच्चों की नीति लगाई है और कहा है कि जिनके घर में 2 बच्चों से ज़्यादा अधिक होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी ये बताइए कि आप निर्वंश हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपने शादी किया ही नहीं, और साथ ही साथ आपके प्रधानमंत्री जी भी हैं, उस शादीशुदा होकर भी उसे कहा जाए तो वो क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं वो कहने के लिए, वो अश्लील बातें हो जाती हैं। तो हमारे देश में 3 महारथी हैं, एक तो मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, एक रामदेव बाबा जी हो गए। ये तीनों निर्वंश हैं, ना इनके बच्चे हैं ना इन्होंने शादी किए हैं, और एक तो शादी करके भी उनको शादीशुदा होकर भी वीडियो की तरह हैं। तो मैं क्या कहूँ, अगर ये निर्वंश हैं तो सब लोग निर्वंश हो जाएं क्या? और बाकी का आप छोड़ दीजिए कि क्या कीजिएगा। अभी जो आपके MP हैं, MLA हैं, MLC हैं, मिनिस्टर हैं, उनका क्या कीजिएगा? उनके पास तो बहुत सारे 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो क्या कीजिएगा? अभी हाल ही फिलहाल में भी पंचायत का इलेक्शन हुआ है, तो आपको याद आई है। तो जब विधानसभा का इलेक्शन होता है या फिर लोकसभा का इलेक्शन होता है, तब क्यों नहीं याद आता है आपको कि 2 बच्चे के लिए हम एक नया संविधान लाएं, नया कानून लाएं? पॉपुलेशन कंट्रोल एक मतलब जैसे कि बच्चों मतलब जो कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कैसे, मतलब क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है, उस पर अगर हमारे मोदी जी ने ये योगी जी ने जो स्टेप लिया है कि वो 2 बच्चों की नीति को लाएंगे, अगर 2 बच्चे से ज़्यादा हुए, ठीक है, तो उस पर देखिए एक्चुअली क्या है, वो बहुत कुछ कहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करते क्या हैं? अभी ये महंगाई की मार लोग झेल रही है, तो आप ये ला दिए हैं। पहले आप ये बताइए ना कि जो आप ही का सरकार में 70 रुपये सरसों का तेल हुआ करता था, 65 रुपये रिफाइन का तेल हुआ करता था, आज 220 रुपये में रिफाइन तेल हो गया है, सॉरी 220 रुपये सरसों तेल हो गया है, और 135 रुपये से 155 रुपये तक का रिफाइन तेल का दाम हो गया है। और जो 14 रुपये हम लोग खाते थे, चावल जो हम लोग 14 रुपये खाते थे 2014 के इलेक्शन के पहले, कांग्रेस की जब सरकार थी, और आटा की कीमत हुआ करता था 12 से 14 रुपये। उस समय तेल का रेट दाम हुआ करता था, सरसों तेल का दाम हुआ करता था 30 से 35 रुपये, और पेट्रोल डीजल का दाम हुआ करता था उस समय 44 से 42 रुपये। और आज ये बताइए, गैस का दाम हुआ करता था 370 रुपये मैक्सिमम हो जाता था। तो आज ये बताइए, मैं अंधभक्त को ये कहना चाहूँगा कि आज क्या आपके घर में 370 रुपये का गैस जो है, आज 370 रुपये ना मिल के 900 1000 तक पहुँच गया है। आज जो 2014 में कांग्रेस की सरकार में जो पेट्रोल का दाम हुआ करता था 43 रुपये से 47 रुपये प्रति लीटर, आज बढ़ के हो गया 130 रुपये लीटर। तो क्या अंधभक्त लोग जो कहते थे मोदी मोदी, उनके क्या आज 47 रुपये पेट्रोल जारी है क्या? मैं ये जानना चाहूँगा। तो ये भी महंगाई की मार है मैडम, आपको बता देना चाहता हूँ, ये महंगाई की मार है। आपको महंगाई के विषय पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई की बात लेकर करना चाहिए, मुद्दे पे बात करना चाहिए, विकास को लेकर बात करना चाहिए। तो आप कहीं इलेक्शन होता है तो कभी मुद्दा की तो बात करते नहीं है, विकास की तो बात करती नहीं, आपका कोई मुद्दा ही नहीं होता, सिर्फ आपका मुद्दा होता है हिंदू और मुस्लिम। आप विकास के कामों पे तो फोकस कीजिए। अभी कोरोना काल खत्म भी नहीं हुआ पूर्ण रूप से, लोग इतना त्राहिमाम मच गए हैं, इतना कहर बरफा है कि इतने लोग महंगाई को लेकर इतना कहर रहे हैं, उनके पास कोई रह नहीं गया, उनके पास कोई आइडिया नहीं रह गया, कोई सुझाव नहीं रह गया। वो सोचने पे मजबूर है, कुछ करने पे मजबूर है, करे भी तो क्या करें और क्या करें, जबकि मार्केट ही में पैसा नहीं है तो लोग बाजार में क्या खाएगा? बताइए ना कि अब सरसों तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल रेट महंगा हो गया है, तो लोग क्या करें? पर एक तरफ कहते हैं कि पढ़ाई, तो भाई पढ़ाई भी आपसे पूछ के करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में आप कहेंगे हम खाना पूछ के हमसे खाइए। आप कहते हैं कि डिग्री जो ले लिए हैं कॉलेज कर रहे हैं। संतोष जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे आपने बताया कि अभी महंगाई की चल रही है बात, और अभी चल रहे हैं पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पे महंगाई की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो ये मोदी जी हैं या योगी जी जो है वो मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं? देखिए, शुरू से जब से इनकी सरकार है मोदी जी की, ये 3 है। एक तो अमित शाह हैं जो कि तड़ीपार हुआ करते थे यूपी में, और आज बहुत बढ़िया बात करते हैं। अरे कभी कभी विकास के काम पे भी अमित शाह जी काम आप फोकस कीजिए ना।
आप विकास पे कभी तो बात करते नहीं है, रोजगार पे कभी तो बात करते नहीं है, शिक्षा पे तो कभी बात करते नहीं है, बढ़ती महंगाई पेट्रोल डीजल पे तो बात करते नहीं है। आप हमेशा कहते हैं जब आपकी सरकार नहीं थी तो कहते थे कि ये मित्रों, दो बच्चों की नीति में शिक्षा के बारे में भी बात की गई है, जहाँ तक आपको पता होगा मैं कि हमेशा बोलते आता रहता हूँ, मैं हमेशा अभी सभी चैनल पे मैं बोलता आ रहा हूँ, शिक्षा पे मैं बोला हूँ, बेरोजगारी पे मैं बोला हूँ, महंगाई पे मैं बोला हूँ और आगे भी निरंतर बोलता रहूँगा। कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि दलित महिला जो भी है उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन के थ्रू, वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता के थ्रू। तो कहीं ना कहीं से आपको कहीं नज़र नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नज़र आता है। माननीय मोदी जी, कभी गरीब के हित में भी सोच लिया कीजिए, और अमित शाह जी, और साथ ही साथ मैं रामदेव बाबा को भी कहूँगा कि आप ब्रांड कहते हैं ना कि स्वदेशी अपनाओ, अरे क्या स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के हाथों को तो अपने हमारे जो इंडिया के लोग जो भारतीय मूल्य जो हैं, भारतीय औषधि जो हैं वो ब्रांडिंग कर दे रहे हैं दूसरे कंपनी के यहाँ, दूसरे कंपनी से टाई अप कर रहे हैं, टैग हो जा रहे हैं। तो हमारा जो पैसा होना चाहिए बिहार के अंदर, भारत के अंदर, तो वो पैसा तो चला जा रहा है विदेश में। वो पैसा आता तो हमारा राजस्व वसूली होता, राजस्व वसूली होता तो हमारे विकास के काम में खर्च होता। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि विकास के काम पे बात कीजिए अमित शाह जी और मोदी जी। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये जो दो बच्चों की नीति है, इससे पहले भी कई बार ये था, एक आपने बहुत अच्छा स्लोगन कह सकते हैं, इसे सुना होगा कि हम दो हमारे दो। तो अगर इस पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी अगर काम कर रहे हैं तो ये किस हद तक गलत आप इसको कहना चाहेंगे? ना हम दो हैं ना हमारे दो हैं, हम ओनली वन हैं, हम एक ही हैं। इसलिए एक है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री एक हैं, वो शादीशुदा होकर भी मतलब शादी नहीं है, तो उनको क्या कहा जाए, अपनी लक्ष्मी ऐसी बीवी को ठुकरा दिए हैं। तो आपके मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर शादीशुदा होते हैं और शादीशुदा होकर भी नहीं शादीशुदा हैं तो उनको समझ में कहाँ से आएगा बीवी बच्चा क्या होता है, घर परिवार क्या होता है, महंगाई क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है। शादीशुदा हैं लेकिन शादीशुदा होकर भी शादीशुदा नहीं हैं, तो वो दो बच्चे की बात करेंगे ही ना, वो तो निर्वंश हैं, उनके पास तो वंश ही नहीं है। तो कैसे उनके फ्यूचर में सोचे, इनके वारिस कौन होगा, इनके मर जाने के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा? मोदी जी से पूछिए ना आप कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। संतोष जी, अगर बात करें कि जैसे बेरोजगारी जिस हद तक बढ़ रही है और अगर वो ये दो बच्चों की नीति लाते हैं और ये कहते हैं कि अगर दो बच्चे होंगे तो वो ये भी नहीं कहते कि अगर दो बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, वो कहते हैं अगर दो बच्चों से अधिक होते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो अगर ये जो बेरोजगारी की बात करते हैं तो शायद वो इसीलिए तो इस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, उनसे ये पूछिएगा कि मोदी जी आप तो ये बता दिए हैं कि जिनके दो बच्चे होंगे राशन नहीं लेंगे, आप ये क्यों नहीं बता देते हैं कि जिनके दो बच्चे होंगे या दो से ज्यादा होंगे हमें वोट नहीं करेंगे? उनसे सवाल कीजिए ना कि अगर दो से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे वो किसी पार्टी किसी दल को वोट नहीं करेंगे। ये भी होना चाहिए संविधान। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर दो से ज़्यादा बच्चे हैं और उन्हें किसी तरीके से सरकारी सुविधा नहीं दी जा रही है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात रखी तो नहीं ना। देखिए ये तो सारा बात जो करते हैं अपने पक्ष की बात करते हैं, सारे अपने फेवर की बात करते हैं कि हमारा कैसे हो, हम कैसे प्रधानमंत्री बने रहे हैं, हमारा पार्टी कैसे चलता रहा है, और पार्टी चलाने की बात जब कर रही है तो पार्टी फंड कैसे चले उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये सब उद्योगपति जो हैं, ये सब गुजरात के लोग हैं और ये सब फंडर हैं बीजेपी के। आप बता देते हैं कि जो बैंक से पैसा लिए थे वो पैसा बैंक का रिकवर हुआ क्या? अब ये कहेंगे विजय माल्या का तो मैंने कर लिया, तो विजय माल्या का 70,000 करोड़ रुपये का रिकवरी क्या पैसे से किया आपने? नहीं, विजय माल्या ने स्वयं किया है कि उससे ज़्यादा का जितना हम कर्ज लिए हैं उससे ज़्यादा का मेरा संपत्ति बिहार के अंदर पड़ा हुआ है, भारत के अंदर पड़ा हुआ है, वो पैसे से रिकवर कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वित्त मंत्री के साथ उनका फिक्सिंग था। किस तरीके से कहना चाहेंगे आप, किस बिना पे ये बात कह रहे हैं? सेंट्रल मॉल में उनसे बात हुई थी, वो बताए थे कि हमारी वित्त विभाग से बात हुई थी, तो मैं मीडिया के सामने बताना चाहूँगा कि हमारी बात उनसे क्या हुई थी। तो अब तो बात रहेगी विजय माल्या की और वित्त विभाग की, तो वित्त विभाग क्या ना बताएंगे। अब साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी की, मोदी जी आप आगे के भविष्य के लिए क्या रणनीति अपनाए हैं, फंडर के लिए, अपने पार्टी फंड के लिए क्या कर रहे हैं, वो देश से छुपा हुआ नहीं, देश की जनता सब जान चुका है कि आप हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, एक दूसरे से लड़ाने के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पे कोई बात करते नहीं।